मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो मोहताज तारुफ नहीं, हमारे रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ मुल्की सतह पर इस शख्सियत को पहचाना जाता है, जाना जाता है और उनकी जो है सो जो कारकर्दगी है उसकी सताइश की जाती है। तो मेरे साथ जो शख्सियत है उनका नाम है जनाब मुश्ताक मलिक साहब। मुश्ताक मलिक साहब हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और हैदराबाद में कई एक जो है सो एहतजाजों की उन्होंने कामयाब क़यादत की है और उनको जो सो बहुत से ऐसे कामों का भी एजाज़ हासिल है जो उसकी मिलत को ज़रूरत होती है। तो हाल ही में आपको याद होगा हैदराबाद में एक तारीख़ साज़ मिलेनियम मार्च निकाला गया था और उस मिलेनियम मार्च की क़यादत करने वाली भी शख्सियत जनाब सैयद मुश्ताक मलिक साहब थे। हम उनसे जो मौजूदा हालात हैं उसके तनाजुर में मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। मैं जो सो जनाब मुश्ताक मलिक साहब को आवाम टीवी की जानिब से निज़ामाबाद में खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम जनाब, सबसे पहले मेरा यह सवाल है कि आपका दौरा किस ज़िमन में है? मैं बहरहाल निज़ामाबाद की ख़वातीन को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए आया हूँ। कोई हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ बल्कि हौसला हासिल करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तेलंगाना रियासत में निज़ामाबाद की ख़वातीन ने बड़ी जुर्रत और हौसले का मुज़ाहरा किया और अपने तौर पर यानी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी वो भी बहरहाल मुझे जो इत्तला मिली थोड़ा दबाव में आ गई थी, लेकिन ख़वातीन ने एक हौसले का मुज़ाहरा किया और ये जो समझिए कि हमारे बक़ा की लड़ाई है यानी NRC, CAA और NPR की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में वो अपनी बक़ा और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ा पैगाम मर्दों को दी हैं और मैं उनसे हौसला हासिल करने के लिए निज़ामाबाद आया। मोहतरम नाज़रीन, जनाब मुश्ताक मलिक साहब निज़ामाबाद की ख़वातीन हमारी जो काबिल एहतराम ख़वातीन हैं उनकी सताइश कर रहे हैं और वाकई हमारी ख़वातीन का जज्बा काबिल सताइश है, लायक एहतराम है। हम जो सो बात को आगे बढ़ाएंगे और मैं पूछूंगा साहब कि जैसा कि मरकज़ी हुकूमत बिलख़ुसूस जो सो हमारे वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर दाखिला ये कहते आ रहे हैं कि CAA किसी तबके के ख़िलाफ़ नहीं है जी, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये CAA दरअसल लाया गया है आसाम के NRC होने के बाद। आसाम में जो NRC हुआ उसमें 19 लाख लोग गैर हिंदुस्तानी करार दिए गए और उन 19 लाख में इन पर बिजली गिरी। 13 लाख गैर मुस्लिम आए और 6 लाख मुसलमान आए। तो इनको ये बड़ी हैरत हुई कि एकदम 13 लाख गैर मुस्लिम NRC की जद में आ गए। अब उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई अब कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। अब क्योंकि हमारे चैम्पियन जो गुजरात के समझिए कि शहर बदर होने वाले वज़ीर दाखिला हिंदुस्तान बने हैं, ये हिंदुस्तान की खुशनसीबी है या बदनसीबी है, लोग फ़ैसला करेंगे। बहरहाल वो वज़ीर दाखिला बने हैं और वो वज़ीर दाखिला ने जिस किस्म की तकरीर राज्यसभा में CAB जो अब CAA हुआ है जो तकरीर की है, पूरा जहर मुल्क में घोलने की उन्होंने कोशिश की और उनकी तकरीर वाज़े तौर पर एक क्लियर मैसेज था कि ये CAA उन गैर मुस्लिमों को जो समझिए कि NRC में बाहर हो जाएंगे उनको मुल्क में शहरियत देने का काम ये CAA करेगा। ये शरणार्थी के लिए खाली नहीं बनाया गया है, ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, क्रिश्चियनों पे फलां पे वो टीके के लिए रखा गया है, तो उनके लिए सिर्फ नहीं बनाया गया है। ये आसाम में जो सूरत हाल पैदा हुई तो पूरे मुल्क में वो सूरत हाल पैदा होगी। बल्कि आप NRC कराइए, करीब 40 करोड़ लोग NRC में इस मुल्क के बाहर होंगे और एक क़यामत सोहरा यहाँ पर बर्पा होगी तो आपको समझिए कि आपके जिस्म के कपड़ों को भी तार तार कर देगी यहाँ की आवाम। ये सूरत हाल इस वक्त है। ये दरअसल मुल्क को बांटने वाला काम है। ये मुल्क को हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, दलित, आदिवासी ये तबक़ों में बांटने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये जद में जहाँ मुसलमान आ रहे हैं वहाँ दलित भी आएगा, आदिवासी भी आएगा।
आज उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन कल उसको अंदाज़ा होगा कि ये छुरी उस पर भी चली है, वो भी ज़ुबा हो जाएगा। तो ये कि भाई ये CAA लाया इस वजह से गया है। जनाब, आपकी बात के तनाजुर में जो सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपकी बात से इस बात की वजाहत हो रही है कि यहाँ पर जो NRC का जो नुकसान है, जैसा कि आप बता रहे हैं, मुसलमानों से ज़्यादा इसमें हिंदुओं का नुकसान नज़र आ रहा है। सीधी सीधी बात है, ये लोग मुल्क से बाहर हो जाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि CAA के तवज्जुह से उनको वापस लाया जा सकता है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है, क्या उनको जब वापस लाया जाएगा तो उनका जो शहरी मौक़िफ़ जो पहले था, जो विखार उनका जो बरकरार था, वो विखार बाकी रहेगा? देखिए, CAA के मुताले के बाद जो बात सामने आई है कि जो ये मुल्क का शहरी अगर उसके पेपर नहीं निकले, अब ख़ुद हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अब आप निकाल दीजिए, बाहर भिजा दीजिए रियासत के चीफ मिनिस्टर को। अब उसके बाद वो CAA के तहत अंदर आने की कोशिश करेंगे, शरणार्थी बनेंगे, मतलब ऐसे अफराद शरणार्थी बनना पड़ेगा। और शरणार्थी बनने के बाद भी जो CAA में क़ानून है, उस कानून में माइग्रेशन के समझिए के साथ बर्डन प्रूफ माइग्रेशन के शोल्डर पर रखा गया है कि यू शुड प्रूफ इट कि भाई आप पाकिस्तान से ऐसा भाग कर आए, या बांग्लादेश से ऐसे भाग कर आए, अफ़गानिस्तान से ऐसे आए, ये सन में आए, ऐसा आए। अब आपने डेडलाइन तैयार की है 2014 दिसंबर की डेडलाइन आपने बनाई है। तो अब 2014 से के बाद जो लोग अगर भाग के आएंगे तो आप उनका क्या करेंगे? तो ये टारगेट मुसलमानों को समझिए कि करने के लिए क़वानीन बनाए गए हैं, लेकिन जद में जब बिजली गिरेगी तो सारी बस्ती पर गिरेगी, आग लगेगी तो सब समझिए कि जलकर ढेर होंगे, कोई बचेगा नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल है साहब, जैसा कि अभी बता रहा, मैं एक ही बात करूँगा। अभी मुसलमान तो 100% जद पे आ रहे हैं, एक बहस को हम बाजू रखते हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम जो जद में आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि उनका शहरी मौक़िफ़ ख़त्म हो जाएगा, शरणार्थी बन जाएंगे। शरणार्थी बनने के बाद में उनका जो मौक़िफ़ आज यहाँ पर है, जैसा कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है, यहाँ पर मुलाजिमतें कर रहे हैं, क्या वो ओहदे बरकरार रहेंगे? देखिए, शरणार्थी का मौक़िफ़ अलग होता है और सिटीज़न जो बाय बर्थ सिटीज़न है, जो समझिए कि पैदाइशी शहरी है, उसका मौक़िफ़ अलग होता है। तो अल्टीमेटली इससे रिज़र्वेशन भी जाएगा, इससे हुकूमत के मराद भी जाएंगे। हो सकता है कि कल एक समझिए कि इन शरणार्थी जो हिंदुस्तानी बनाए गए, उनके लिए कोई और हुकूमत आए और ये क़ानून पास करे कि इनका वोटिंग राइट नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे ख़तरात हैं और वो ख़तरात को सब समझकर सबको बाहर निकलना है, सबको ये जालिम और जाबिर हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होना है। मोहतरम नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे NRC और CAA के ताल्लुक़ से। यहाँ पर यह बात आपसे, मुश्ताक़ अली साहब से गुफ्तगू के बाद ये बात सामने आ रही है कि ये जो क़ानून है NRC, इसका सबसे ज़्यादा शिकार होने वाले जो सो मुसलमानों से ज़्यादा शिकार होने वाले गैर मुस्लिम तबक़ात है, जिसमें हिंदू भी आएंगे, दलित भी आएंगे, और जो सो सिख, ईसाई, जैनिस, बुद्धिस्ट और तमाम भी तबक़ात इसका शिकार बनेंगे। सवाल यहाँ पर मैंने किया था कि जो सो क्या वो शहरियों को बरकरार रख सकते हैं, तो आपने कहा कि बिल्कुल नहीं रख सकते, उनका मौक़िफ़ शरणार्थी का होगा, और शरणार्थी बनने के बाद आपके पास तमाम किस्म के हुकूक़ ख़त्म हो जाते हैं और किसी हुकूक़ का आप दावा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़ाई चल रही है, ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमानों की लड़ाई है तो गलत कहता है, क्योंकि ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। ये लड़ाई के ताल्लुक़ से जो सो क्या करना चाहिए हिंदू और मुसलमान तमामी तबक़ात को, ये आप क्या पैगाम देंगे लोगों के? देखिए, मुल्क बाहर निकला है, इस लड़ाई में दलित भी आगे हैं और इस लड़ाई में आदिवासी भी आगे हैं, जाट भी आगे हैं, बहुत से यूनिवर्सिटी के गैर मुस्लिम तलबा भी बाहर निकले हैं, और सारा हिंदुस्तान इस लड़ाई के ख़िलाफ़ है। जो मनुस्मृति को मानता है, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर को मानता है, जो RSS जिस ब्राह्मणिकल ऑर्डर की बात करती है, वो अपने घरों में मस्त मगन है, लेकिन सब को ख़तरा महसूस हो रहा है। कुछ को कम ख़तरा महसूस हो रहा है, कुछ को ज़्यादा हो रहा है, लेकिन तमाम तबक़ात समझिए इस लड़ाई में निकले हुए हैं और सभी इस लड़ाई में आगे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के वकला में जो समझिए कि ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला है। यूनिवर्सिटी के कई तलबा के मैं नाम ले सकता हूँ,
जो समझिए गैर मुस्लिम है लेकिन इस लड़ाई में आगे हैं। एन राम जो हिंदू समझिए कि अखबार के एडिटर और मुल्क के नहीं बल्कि दुनिया के एक बेहतरीन सहाफ़ी और माने जाते हैं, जिनके तज्ज़िये को बड़ी कदर की निगाह से देखी जा सकता है, एन राम ने भी इन क़वानीन के ख़िलाफ़ बात कही है। तो मुल्क कह रहा है, अंग्रेज़ी समझिए कि प्रिंट मीडिया हो या उर्दू प्रिंट मीडिया हो, अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक गोदी मीडिया है, लेकिन वो गोदी मीडिया की हैसियत दो कौड़ी की हो गई। सोशल मीडिया ने पूरे मुल्क को उठाकर खड़ा कर दिया है और पूरा मुल्क इस वक्त सोशल मीडिया की क़ुव्वत और ताकत से चल रहा है, मोदी के गोदी मीडिया से मुल्क नहीं चल रहा है। चलिए साहब, ये तो गुफ्तगू थी हमारी एनआरसी और सीए के ताल्लुक़ से। अब हम सवाल करेंगे एनपीआर को लेकर। बहुत से शुकूक शुबात हैं, लोग शशोपन का शिकार हैं, गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो रहे हैं लोग कि एनपीआर अगर आता है तो जैसा कि रियासती हुकूमत ये तावील पेश करती है कि भाई हम एनपीआर में जो सो बहुत से सवालात को हदफ कर दिए हैं, कि कोई जो सो मुश्किल काम नहीं है, और बाज़ हल्के कहते हैं कि जो सो एनपीआर होने से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये एनआरसी का पहला कदम है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद एनआरसी होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीगैलिटी के एतबार से एनपीआर इज़ ए फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनआरसी। ये एनआरसी का पहला स्टेप होगा। और एनपीआर में खैर जहाँ तक कि तेलंगाना रियासत का मसला है, उम्मीद करता हूँ कि तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर एनपीआर पर स्टे लगाएंगे। स्टे लगा सकते हैं सेंसस और एनपीआर पर। यह टेक्निकलिटी को बहुत अच्छी तरह रियासत की अवाम समझ लें कि एनपीआर को हटाकर सेंसस नहीं किया जा सकता, क्योंकि मरकज़ी वज़ारत दाखिला का जो समझिए कि ऑर्डर है कि सेंसस 2021 अलॉन्ग विथ एनपीआर, ये समझिए कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला का ऑर्डर है, तो रियासती हुकूमत इस पे स्टे लगा सकती है। रियासती हुकूमत इसको समझिए कि एनपीआर को हटाकर सेंसस नहीं करा सकती। ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ बार बार मैं समझिए कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से कह रहा हूँ। इस समझिए नुक्ते को समझने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि एनपीआर और एनआरसी सेंसस पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट स्टे लगाएगी। लेकिन एनपीआर को, जो एनपीआर में जिस तरह से सवालात किए गए हैं, आपसे कोई रिटर्न पेपर फॉर्म नहीं भरा नहीं जा रहा है, सिर्फ आपसे डिजिटल समझिए कि साहब सर्वे है, ये आपसे सवालात किए जाएंगे, ख़ुद वो अपने डिजिटल समझिए कि उसमें सवालात को भर लेगा। और इसमें सबसे मज़ाक़ बात ये है कि मेरी नेशनलिटी को चैलेंज करेगा एक एमआरओ लेवल का आदमी, और एनपीआर के बाद अगर समझिए कि जो आपके घर पर जो नुमाइंदा आया था, वो समझिए न्यूमरेटर अगर आपके इन्फॉर्मेशन गलत देता है या इन्फॉर्मेशन सही नहीं लिखता है, तो आपका जो एमआरओ है वो एमआरओ आपके नाम के आगे डाउटफुल सिटीज़न लिख सकता है। और मेरे ख़िलाफ़ अगर समझिए कि साहब निज़ामाबाद के ये नौजवान लड़का मोहसिन अगर दरख्वास्त दे देता है कि भाई ये मुश्ताक मलिक साहब की सिटीज़नशिप पे मुझे डाउट है, या मेरे मोहल्ले का कोई आदमी या फिर शहर का कोई आदमी अगर ये लिख कर देता है कि फ़लाँ के ना सिटीज़नशिप पे डाउट है, तो अब मेरे नाम के आगे फिर डी लगा दिया जाएगा। मेरे कागज़ अगर सही भी हैं तो मेरे नाम के आगे डी लगाया जाएगा, आई एम ए डाउटफुल सिटीज़न ऑफ द इंडिया। अब मुझे समझिए कि उसकी नोटिस आएगी, फ़लाँ आएगी, और एनआरसी के पूरे प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ेगा, और मैं सर पटक लूँ, पेपर बता लूँ, तो भी उसको जो ऑफिसर है वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे पेपर्स को वो अप्रूव करेगा। क्योंकि आसाम में हुआ है, एनपीआर में सनाउल्लाह, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि सनाउल्लाह हमारा मिलिट्री ऑफिसर था जो कारगिल में जंग लड़ा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिवॉर्ड दिया, बाज़ाब्ता समझिए कि सदर जमहूरिया बुलाकर उसको रिवॉर्ड दिए। अब उसका नाम एनपीआर में डाउटफुल हो गया, वो पेपर लेकर सर पटकता रहा। एनआरसी में तो शहरियत के बाहर हो गया कि साहब ये हिंदुस्तानी शहरियत नहीं है। जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ा, उसको कहा जा रहा है कि साहब तू हिंदुस्तानी नहीं है। अब वो समझिए कि फिर वहाँ ट्रिब्यूनल के आगे जाकर सनाउल्लाह ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट रखा कि भाई मेरे को सदर जमहूरिया ने ये दिया है और तुम मुझे गैर हिंदुस्तानी करार दे रहे हो।
तो वो ट्रिब्यूनल ऑफिसर ने जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक, उस तफसील में नहीं जाऊंगा, कि उस ट्रिब्यूनल ऑफिसर ने कहा कि ये जो सर्टिफिकेट आपको दिए हैं उन्होंने आके गवाही दिए तो हम तस्लीम करेंगे। ये ऑथेंटिक प्रूफ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप फैज़ान मुस्तफ़ा जो हमारे समझिए कि साहब शहर में रियासत के एक नलसार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, आपके प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, आप फैज़ान मुस्तफ़ा के नहीं जाइए, ही इज़ एक्सेसिबल। आप फैज़ान मुस्तफ़ा से बात कर लीजिए कि भाई वही बताएंगे। आप समझिए आसाम के रिकॉर्ड को, सनाउल्लाह के रिकॉर्ड को मारकर देख लीजिए कि सनाउल्लाह को ये कहा गया कि नहीं कहा गया। तो एनपीआर इज़ ए फर्स्ट स्टेप ऑफ दी समझिए कि साहब एनआरसी, और एनआरसी ये है कि एक मखसूस तबके को मुल्क में गैर हिंदुस्तानी करार दिया जाए। तो इस वजह से एनपीआर का हमको टोटल बाइकाट करना चाहिए। मैं जहां बैठा हुआ हूं, अगर एनपीआर का फॉर्म नहीं भरता हूं तो मैं यहीं बैठे रहूँगा। अगर मैंने एनपीआर का फॉर्म भर दिया या मैं एनपीआर में शेयर कर दिया, न्यूमरेटर को फॉर्म नहीं, मैं अपने मालूमात शेयर कर दिया, तो फिर मुझे नोटिस आएगा, मैं इस घर से उठ के रोड पे दरे दर हो जाऊंगा। मोहतरम नाज़रीन, ये थी बात एनपीआर पे, जहाँ पर मुश्ताक मलिक साहब ये कह रहे थे कि एनपीआर में जब ओहदेदार आपके पास आते हैं तो उनको कोई पेपर ना बताया जाए। सब एक बात यहाँ पर जहन में आई आपसे गुफ्तगू के दौरान कि एनपीआर और एनआरसी के मामले को लेकर जहाँ आवाम को जो दीगर खौफ व खदशात है, जैसा कि जो उनकी शहरियत जाने का जो ख़तरा लाक हो जाता है, वो उसके दूसरे एंगल से अगर देखूँगा तो जैसा कि आपने बताया एमआरओ के हाथ में इख्तियार दिए गए, तहसीलदार लेवल का जो अहदेदार होता है उसके हाथ में इख्तियार दिए गए। तो यहाँ पर करप्शन के रास्ते खोल दी हुकूमत, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, करप्शन तो अब लाजमी है कि आप अगर गलत कानून लाएंगे तो करप्शन तो होगा। करप्शन तो आसाम के आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए। आसाम में एक एक बर्थ सर्टिफिकेट या एक एक समझिए सर्टिफिकेट के लिए लोग 1-1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 75,000 दिए हैं। और फिर आसाम में जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए वो टारगेटेड बनाए गए कि साहब मिसाल के तौर पर यहाँ निज़ामाबाद के लोगों के लिए ट्रिब्यूनल बनना है तो अल्टीमेटली निज़ामाबाद शहर में ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। आप ट्रिब्यूनल ले जाके बना रहे हैं कि साहब जाइए ज़हीराबाद को, जाइए आप ज़हीराबाद में निज़ामाबाद वालों का ट्रिब्यूनल रहेगा। तो अब एक गरीब आदमी जो जिसको चप्पल पहनने के लिए नसीब नहीं है, जो खेत में मजदूरी कर रहा है, वो समझिए कि एनआरसी में बाहर कर दिया गया, तो वो आदमी अब यहाँ से ज़हीराबाद जाए अपने कागजात पकड़ कर, फिर वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। वहाँ चपरासी से लेकर ट्रिब्यूनल ऑफिसर तक समझिए रिश्वत खा रहा है। देखिए, आपकी बात से बात समझ में आ रही है कि जब मरकज़ी हुकूमत जब ये कानून के बारे में जो ज़हन बनाई तो उस वक्त ने कोई होमवर्क नहीं किया था, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, यानी कि बिल्कुल यानी कि तासुबियत और जानिबदारी की बुनियाद पे कानून को लाया गया, इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। नहीं, इसमें पूरी प्लानिंग है। दरअसल आप गुरु गोलवालकर को पढ़ लीजिए, गुरु गोलवालकर की बेंच ऑफ थॉट को आप पढ़िए, और उस बेंच ऑफ थॉट में गुरु गोलवालकर ने जो समझिए नज़रिया मनुस्मृति का पेश किया, और उस मनुस्मृति में मुसलमान, दलित, आदिवासियों के ताल्लुक़ से जो बात कही है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। होमवर्क तो ये कर आए हैं, ये बग़ैर होमवर्क के ये आरएसएस के लोग काम नहीं करते। एक बात याद रखिए, ये पूरा होमवर्क करके आए हैं। इनको मालूम है कि लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी, कितनी ताकत से जाएगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि बाबा आप अपने होमवर्क में फ़ेल हो गए, ये लड़ाई तो हम 2024 तक लड़ेंगे। आप समझ रहे हैं कि साहब 2-3 महीने में मुसलमान कमर ढीली कर देगा, नहीं होगा। ये लड़ाई लड़ेंगे हम उस वक्त तक जब तक कि तुमको इख्तिदार से महरूम न कर दें या फिर ये कवानीन वापस ना हो जाएं। ये लड़ाई चलेगी लंबी। मोहतरम नाज़रीन, ये थे मुश्ताक मलिक साहब जिनसे हम मुख्तसर सी गुफ्तगू कर रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि जो सो वो निज़ामाबाद तशरीफ़ लाए एक अपने दौरे पर, निजी दौरे पर, और उन्होंने शाहीन बाग को जाना और वहाँ पर ख़वातीन की हौसला अफजाई करना ज़रूरी समझा, और वो जो सो बहुत से नौजवानों से भी मुलाकात किए हैं वो, और नौजवानों की भी हौसला अफजाई की हैं, और रियासती सतह पर जो है सो इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जुस्तजू कर रहे हैं। हम उनकी काविशों को बिल्कुल सताइश की नज़र से देखते हैं, एहतराम की नज़र से देखते हैं, और आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।